यूजीसी नेट जून 2024 का फॉर्म 20 तारीख से ही स्टार्ट हो गया था। इसका लास्ट डेट जो है वो 10 मई 2024 है। फी पेमेंट आप 11 मई तक कर सकते हैं। करेक्शन का डेट 13 से 15 मई के बीच में रखा गया है। एग्जाम जो इस बार होगा ऑफलाइन होगा। इस बार जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। तो ऑफलाइन मोड जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था, आज से 6 साल पहले। इस बार जो एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। एग्जाम का जो डेट है 16 जून 2024 है। इसके पहले ऑफलाइन जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 2018 में हुआ था, और अभी तक जो एग्जाम था, अभी दिसंबर में भी जो एग्जाम हुआ है वो ऑनलाइन हुआ था। इस बार फेयर एग्जाम को लेके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो 16 जून 2024 को इसका एग्जाम होने वाला है। जनरल कैंडिडेट का जो फी है 1150, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट का 600, एससी एसटी हैंडीकैप कैंडिडेट का 325, और फीमेल कैंडिडेट वैसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग फी लगेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले स्टूडेंट जो होंगी उनका 600, एससी एसटी पीएच में अगर स्टूडेंट होंगी तो उनका 325 लगेगा। एडमिट कार्ड का डेट जो है ऑनलाइन एग्जाम में 4 दिन पहले आ जाता था। ऑफलाइन में भी सेमी प्रोसीजर होने वाला है। एग्जाम सिटी आप 1 वीक पहले आप पता कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज एग्जाम अलग अलग डेट में होता है। एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है 16 जून 2024 से। हाँ, इसका जो एलिजिबिलिटी है इस बार चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, के तहत जो है जिन्होंने एडमिशन लिया था और उनका लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उनका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो। और उसके अलावा पीजी वाले वैसे स्टूडेंट, उनका कोई एलिजिबिलिटी चेंज नहीं हुआ है। पास आउट कैंडिडेट और एपियर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट कैंडिडेट का 55% मार्क्स होना चाहिए, और 4 इयर्स जिनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उनका कम से कम 75% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इनकेस अगर आप पास हो भी जाते हैं और आपका 75% से कम आया, सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो इसका जेआरएफ का जो एज है 31 साल मैक्सिमम होता है। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। मैक्सिमम एज वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी आपके मन में होगा जेआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इन्फॉर्मेशन आपको एजुकेशन से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर का जितना भी फॉर्म आता है उससे रिलेटेड मिलता रहेगा। एग्जाम का जो पैटर्न होता है 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट होता है पीजी में उससे आता है, और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाता है। एग्जाम में कोई निगेटिव नहीं होता है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। जितना क्वेश्चन आता है आप बना सकते हैं, बाकी राम भरोसे। तो उसके बाद देखिए पेपर 1 में जो है मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया था, मैंने जेआरएफ कंप्लीट किया हूँ 2023 में। एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका वो मैं बता दे रहा हूँ पेपर 1 का, और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सारे सब्जेक्ट का। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 1 का मैंने जो निकाला है, मेरे हिसाब से 10 पॉइंट होते हैं। इसी पॉइंट से आपका जो है क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला बात है कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे, कितना मार्क्स आपको लाना होगा कि आप यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 300 का मार्क्स होता है। पेपर 1 में 100 मार्क्स होते हैं। 50 क्वेश्चन में अगर आप 35 क्वेश्चन कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन में आप 35 क्वेश्चन कर लेते हैं पेपर 1 में, तो इसमें 70 मार्क्स हो जाएगा। और इधर 100 क्वेश्चन में आप 70 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो सही होगा बिना तुक्का वाला, तो इधर 140 मार्क्स हो गया। कुल मिला के 210 मार्क्स हो रहा है। 210 मार्क्स अगर आपका आता है तो आप जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं मिनिमम। तो आप सोच सकते हैं 50 में 35 क्वेश्चन स्टूडेंट जो 2 महीना भी ठीक से पढ़ लेंगे तो इतना मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। इतना मार्क्स आपसे नहीं आ पा रहा है तो पेपर 1 जो है वो काफ़ी इजी होता है, उतना हार्ड नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आप 50 में 35-40 तो ला ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट है तो उसी से रिलेटेड है। कुछ टॉपिक जो है वो चेंज है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आप जनरल अपना कॉमन सेंस लगाएंगे
दिमाग का यूज़ करेंगे तो आपका हो जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, आप सेमेस्टर 4 में अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च पेपर क्या है, रिसर्च का मेथड क्या है, मेथोलॉजी क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पैसेज एक दिया जाएगा, पैसेज से आपको सवाल आपको बनाना होता है, ये भी ईजी है, इसमें आपको 5 नंबर एकदम फिक्स है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन यानी आप अपने जो हायर एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें इंटरनेट का क्या यूज़ है, आप आईटी का यूज़ कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं उसको, लाभ हानि होगा, परसेंटेज होगा, डिस्टेंस और समय वाला क्वेश्चन इस टाइप का होता है। लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रेशन, डेटा क्या है, डेटा को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब के बारे में। और आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से रिलेटेड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, गूगल और विकीपीडिया, ये सब का क्या यूज़ है आपके एजुकेशन में, वो सब आप इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। पीपुल डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इस टॉपिक में जैसे जितने भी समाज है, बाल विवाह हो गया, एकल समूह, संयुक्त परिवार, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे होता है। और पर्यावरण से रिलेटेड होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपदा प्रबंधन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सब टॉपिक आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। हायर एजुकेशन सिस्टम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो क्रेडिट सिस्टम किया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो इस टॉपिक को आप देख लेंगे तो आपका जो है पेपर 1 मैं जितना बताया बस इतना आपको पढ़ना है। इसमें आप डेफिनेटली 35 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1 महीना भी इसके ऊपर टाइम देंगे ना, डेली 1-1 घंटा, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बार जो कट ऑफ रहने का अनुमान है अप्रॉक्स 160 के आसपास जनरल और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट का रह सकता है। 150 से 55 जो होगा वो ओबीसी कैंडिडेट का हो सकता है, और एससी एसटी का 150 के आसपास आप नंबर लेके आते हैं तो आपका नेट जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। 170 प्लस अगर नंबर आपका आता है, 170 प्लस नंबर अगर आपका आता है तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। वो हर बार का कट ऑफ अलग अलग होता है और हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग होता है। मैं अपने अनुमान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि इस बार 4 इयर्स वाले को भी मौका दिया गया है, तो कुछ वैसे कुछ 90% तो नहीं, मेरे अनुमान से 10% स्टूडेंट वैसे होंगे जो अभी तैयारी में लग गए होंगे, जिनको कुछ अच्छा करना होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने भी कॉलेज किया है तो मेरे को पता है वहाँ पे क्या माहौल होता है कॉलेज का। मतलब पूरे कॉलेज जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 10-20 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो फोकस करते हैं पढ़ाई पे, और आगे जो मोटिव होते हैं उनको किस चीज़ के लिए वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए पीजी कर रहे हैं या फिर किस चीज़ के लिए वो कोर्स कर रहे हैं, तो उन पे उनका फोकस होता है कि हमको क्लियर करना है, तभी वो कोर्स में हाथ लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जनरली उनको आइडिया नहीं होता है कि मैं पीजी किस लिए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन किस लिए कर रहा हूँ, कोई एम नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। तो जब तक आप कोई अपना टारगेट नहीं फिक्स करेंगे तब तक आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। तो 10% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टारगेट फिक्स करके चलते हैं। जैसे मैंने पीजी किया था तो मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया था कि मेरे को नेट जेआरएफ कंप्लीट करना है तो करना है, तो मैंने फर्स्ट बारी में ही कंप्लीट कर लिया। बस आपके पास जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस बार का जो कट ऑफ है मैंने बताया कितना होने वाला है, और एग्ज़ाम का तो मैंने बताया पेपर 1 आप जैसे मैंने बताया उसको उसके तरीके से आप एग्ज़ाम को देखते हैं, और इसमें निगेटिव भी नहीं होता है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं तुक्का कैसे लगाए उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा तो पता चल जाएगा। फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।